हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ के रखा है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके हेडिंग आती है एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल और फेज ट्रांजिशन। यहाँ पर एंथैल्पी का मीनिंग तो हम लोगों ने समझ लिया है। फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या? जब कोई प्रोसेस होती है तो चेंजेस जो होते हैं वो एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं, तो उस टाइम एंथैल्पी चेंज होता है। जस्ट एग्जांपल इमेजिन करिए कि आप लोग घर में ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना रहे हैं। पहले पानी के टेम्परेचर को रियलाइज़ करिए और सॉल्यूशन बनते टाइम देखिए सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। अगर आप लोगों ने पानी के अंदर लाइम को डिज़ोल्व करने की कोशिश की तो यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पर हीट निकल आती है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये कि वहाँ पर एंथैल्पी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है हमें केमिस्ट्री में, एंड उन पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी उससे हम लोग एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंड एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन में हम लोग सबसे पहली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, तो फ्यूज़न एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा FUSH। इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द फ्यूज़न। एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, हम लोग पहले इसके डेफिनेशन को बना लेते हैं। तो एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid at constant temperature and constant pressure। एंड कांस्टेंट प्रेशर मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन फ्यूज़न का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मेल्टिंग, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते समय जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। एंड डेफिनेशन देनी है तो हम लोग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। देखिए मैंने लिखा है 1 मोल। तो एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid at constant temperature and constant pressure is called as enthalpy of the fusion। जैसे जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के पास वाटर है लेकिन इस स्टेट में है सॉलिड, मतलब ये आइस हो गया। एंड आप इसे अगर मेल्ट करने के लिए रखते हो एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो प्रोसेस है इसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ द फ्यूज़न, ये होता है प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल का एट 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ज़रा सोचिए, आइस अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो अपने आप तो मेल्ट होगा नहीं, बराबर है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जब आइस का 1 मोल इतनी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऐसे केस में वो मेल्ट होगा एंड उस प्रोसेस को आप फ्यूज़न कहेंगे, और वहाँ पर होने वाले एंथैल्पी चेंज को आप लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। नाउ जरा सोचिए, रिवर्स ऑफ फ्यूज़न। तो रिवर्स ऑफ फ्यूज़न मतलब क्या, इस प्रोसेस को उल्टा करिए तो ये क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड इंटू H2O सॉलिड। नाउ इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो सर इसे तो हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। फ्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। यहाँ पर होने वाले एंथैल्पी चेंज को आप लोग कहोगे एंथैल्पी ऑफ द फ्रीजिंग, एंड ये हो जाएगी -6.01 किलोजूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग अगर आपको पूछा तो आप लोग उसका डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 mole of liquid is converted into solid at constant temperature and pressure। देखिए यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, जब प्रोसेस को रिवर्स करेंगे
तो उसमें होने वाले जो एंथैल्पी चेंजेस है वो भी रिवर्स होते हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद हम लोग दूसरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं, दैट इज सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि कहलाती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वेप एच से। नाउ वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, तो वेपराइजेशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कराना मतलब क्या हो जाता है, वेपराइजेशन होता है। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा सोचिए। इसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज accompanying a process in which 1 mole of liquid is converted into vapor or gaseous state, vapor state, is called as enthalpy of vaporization। enthalpy of vaporization देखिए इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, हम लोग डेफिनेशन वेपराइजेशन की प्रोसेस को जानते हैं। वेपराइजेशन की प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड हमें वेपर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो उस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जो होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे देखिए पानी का वेपराइजेशन, तो पानी का वेपराइजेशन अगर आप लोग दिखाते हो तो क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। एंड इसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है मतलब डेल्टा एच, जिसे हम लोग अब क्या कहेंगे, डेल्टा वेपराइजेशन एच। इसे अगर हम लोग देखें तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग होती है, प्लस 40 किलोजूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इफ यही प्रोसेस अगर आपने कैरी आउट करने के लिए रखा एट अनदर टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल कि आप टेम्परेचर जो रखते हैं वो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ पर आप लोगों को हीट लगती है 44 किलोजूल पर मोल। देखिए पानी का वेपराइजेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन डालना हम लोग भूल गए, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब जरा इसके रिवर्स के बारे में सोचिए, तो वेपराइजेशन की रिवर्स क्या हो सकती है। चलो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये कैसे दिखेगी, तो H2O गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O लिक्विड में। एंड ये प्रोसेस क्या है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कराना, मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होता है इसे हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। एंड ये कितना बन जाएगा, -40 किलोजूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर यही प्रोसेस लिखते हैं तो उसमें एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कितना आ जाता, -44 किलोजूल पर मोल। अब समझते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब क्या होता है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, द एंथैल्पी चेंज accompany, or we can say the enthalpy change occurs in a conversion of 1 mole of solid directly into its vapors at a constant temperature
and pressure is called as enthalpy of sublimation, is called as enthalpy of sublimation। देखिए क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में, तो द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स इन अ प्रोसेस और इन अ कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स सॉलिड को डायरेक्टली वेपराइज करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज लगता है उसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे देखिए अगर मैंने आप लोगों के सामने ये कन्वर्जन रखा तो इस कन्वर्जन के बारे में सोचिए, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो ये सब्लिमेशन की प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होता है इसे हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड इफ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आपको हीट लगती है 51.08 किलो जूल पर मोल। कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को वेपराइज कराना है तो ऐसे केस में उस आइस के अंदर कितनी हीट डालनी पड़ेगी हमें, 51.08 किलो जूल पर मोल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सब्लिमेशन मतलब सॉलिड डायरेक्टली किस में चला गया, वेपर, लेकिन सॉलिड को जब हीट किया होगा तो वो मेल्ट तो हुआ ही होगा। हाँ नहीं, वेपराइजेशन की ये जो प्रोसेस है, सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है, ये सब्लिमेशन की प्रोसेस एक्चुअली 2 स्टेप का सम होता है। कैसे सम होता है जरा देखिए। एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करते हैं, पानी का पहले फ्यूज़न कराते हैं। तो पानी का जब फ्यूज़न करेंगे तो ये चेंजेस होगा कि नहीं होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे डेल्टा FuSH। एंड ये कितना होता है, तो प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप लोग पानी का वेपराइजेशन करते हैं, अब ये देखिए तो वेपराइजेशन क्या होगा, H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गैस। यहाँ पर वेपराइजेशन अगर आपने कैरी आउट कर दिया तो इट इज़ ऑब्जर्व कि हमें जो हीट लगती है ये होती है प्लस 45.07 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी का 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइजेशन हमने शो करा है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है एंड राइट हैंड साइड में कॉमन है ये कैंसिल हो जाती है। तो अब आपके पास क्या बचा, H2O सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व कि डेल्टा H सब इज इक्वल टू आपको मिलता है डेल्टा FuSH प्लस डेल्टा वेप H। मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज नथिंग बट द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखिए इसका सम अगर करके देखें तो ये आपको मिलेगा 51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। माना कि हम लोग सॉलिड को वेपराइज करते हैं लेकिन उसमें 2 स्टेप छुपे हुए हैं, एक तो फ्यूजन एंड एक तो वेपराइजेशन। मीन सपोज करिए कि आपके पास कोई सॉलिड कंपाउंड है, कोई भी अगर सॉलिड है और आप लोग इसे सीधा वेपर में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हीट मिलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन की। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो यू विल ऑब्जर्व कि ये 2 स्टेप में चला। तो पहली स्टेप में क्या होगा, तो जो सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। एंड ये जो लिक्विड है ये लिक्विड अब वेपराइज होगा, यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंड इन दोनों का सम जो होगा ये क्या हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये थे एंथैल्पीज ऑफ द फेज ट्रांजिशन, जिसमें हम लोगों ने 3 एंथैल्पीज की डेफिनेशन पढ़ी। अब समझते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन
जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आयन H। अब आयोनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. The enthalpy change accompanying the removal of an electron from an 1 mole of gaseous atom is called as enthalpy of ionization, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा आयन S से। मतलब क्या, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो, मतलब कैटायन फॉर्म करना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। एंड आयोनाइजेशन की प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी, इसे हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सोडियम लेते हैं 1 मोल एंड गैसियस स्टेट में है, राइट, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो ये किस में चला जाएगा, तो Na पॉजिटिव में चला जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहेंगे एंड ये होता है प्लस 494 किलोजूल पर मोल। मतलब ये कि 1 मोल सोडियम गैसियस एटम को अगर आप लोग 1 मोल गैसियस सोडियम के आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसे कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 494 किलोजूल पर मोल की। एक चीज़ की तरफ ध्यान रखें, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ इसका रिवर्स सोचिए, तो इसका रिवर्स अगर हम लोग देखें तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा इजी एच। एंड इसे अगर डिफाइन कराना है तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो जरा सोचिए, द एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of gaseous atom accepts electron to form gaseous anion, देखिए क्या लिखा है मैंने, द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स when 1 mole of gaseous atom accepts electron to form gaseous anion। जी हाँ, इसका उल्टा अगर हम लोग करके देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा इलेक्ट्रॉन गेन। एंड इलेक्ट्रॉन गेन की जो प्रोसेस है उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी, इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्लोरीन का गैसियस एटम है एंड आप इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्लोरीन के एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा क्लोरीन के एनायन में। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होती है, इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ये होता है -349 किलोजूल पर मोल। ये देखिए, ये निगेटिव आ गई। मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ये निगेटिव होती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के केस में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव मिल सकती है, अदरवाइज निगेटिव होती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर इसके बाद पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा
एटम H, कई सारे बुक में इसे डेल्टा एटीएम H ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसका मीनिंग हम लोग क्या बता सकते हैं, तो द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation of 1 mole of substance, जनरली गैसियस होता है, into atoms is called as enthalpy of atomization। देखिए मैंने क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस into atoms is called as enthalpy of atomization। मतलब क्या, जिसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व, सपोज करिए कि आपके पास मीथेन का गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल है एंड आप इसे पूरी तरीके से डिसोसिएट करना चाहते हो। तो जब ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा तो ये कार्बन देगा गैसियस स्टेट में एंड यहाँ से रिलीज हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन के एटम्स गैसियस स्टेट में हो गए। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हुआ, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो एंथैल्पी लगी, इसे हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड ये होती है 1660 किलोजूल पर मोल। 1660 किलोजूल पर मोल होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम लोग डेल्टा सोलून H ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एब्रिविएशन होता है। नाउ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं, द एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of substance is dissolved in a specific amount of solvent. Is called as enthalpy of solution। इनफैक्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा सोचो। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज है और मैं उसे 1 गिलास पानी में डिजोल्व करता हूँ, से फॉर 100 ml का ग्लास अगर है तो 1 मोल ग्लूकोज जब 100 ml सॉल्यूशन में जाएगा तो ग्लूकोज का 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा एंड उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स when 1 mole of a substance is dissolved in a specific amount of solvent is called as enthalpy of the solution। जिसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करिए कि हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉलिड को पानी में डिजोल्व करते हैं। अगर हम लोग इसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज होती है, हाँ एंथैल्पी चेंज आप लोगों को मिलता है +4 किलोजूल पर मोल। मतलब हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई एंड हीट एब्जॉर्ब होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी दैट इज एंथैल्पीज के ऊपर। अब हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ। सर थर्मोकेमिस्ट्री क्या थर्मोडायनामिक्स से अलग है? नहीं, ये यूनिट थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री ऐसा होता है। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या, थर्मो मतलब हीट एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हीट चेंजेस एसोसिएटेड विद द रिएक्शन, या फिर कोई प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है। मीन्स किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हीट चेंजेस होते हैं वो हम किसके द्वारा पढ़ सकते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री के द्वारा पढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। नाउ रिएक्शन क्या होती है, तो इस रिएक्शन को देखिए। सपोज करिए कि मैं एक रिएक्शन ऐसे बना के लिखता हूँ
अब आप लोग इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे? तो इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, दैट इज A moles of A प्लस B moles of B gives C moles of C एंड D moles of the D। मतलब ये जो छोटे ABCD है ये इनके कोएफिशिएंट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल ABCD क्या हो गए? तो रिएक्टेंट्स हो गए एंड प्रोडक्ट्स हो गए, बराबर है। नाउ अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा RH से, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑटो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस ऑटो सम, दैट इज समेशन का सिंबल है ना, समेशन ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जरा सोचिए, हम लोग अगर ये कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो C इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल D माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल A प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल B, इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग ठीक से देखें तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, बराबर है। कैसे इसे डिफाइन करते हैं? देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट, मतलब इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन होगी विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट स्टेट एंड देयर अमाउंट्स, इनके मोल्स एंड देयर अमाउंट्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द coefficients in the balanced chemical equation is called as enthalpy of reaction। क्या कहता है? The difference between the sum of enthalpies of products and that of reactants with each substance in definite physical state and their amounts are represented by the coefficient in the balanced chemical equation is called as enthalpy of reaction। Now ये जो heat changes होते हैं रिएक्शन में, इसके हिसाब से हम लोग रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली जो रिएक्शन होती है इसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो एक्सो मतलब आउट, एग्जिट, एंड थर्म मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है ये इवॉल्व होती है, हीट जो होती है वो क्या होती है? इवॉल्व होती है। And in that case you will observe that sum of the enthalpies of the product is less than the sum of the enthalpies of the reactants and therefore delta RH ये कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। डेल्टा H कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल अगर देना है तो ये देखिए, सपोज करिए कि मेरे पास है ये कंपाउंड, राइट। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम लोग इस कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं तो ये आपको देता है 2 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। इस रिएक्शन का डेल्टा RH देखें तो ये होता है -78 किलोजूल पर मोल का। तो इसका मतलब देखिए ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। दूसरी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग हेडिंग देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होती है मतलब डेल्टा H ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एंड ये कब होता है? व्हेन द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट is greater than the sum of the enthalpies of the reactants। तो ऐसे केस में डेल्टा H आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। जिसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो इट प्रोड्यूस NO2 गैस एंड इस रिएक्शन का डेल्टा RH अगर हम लोग देखें ये होता है +66.4 किलोजूल पर मोल। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा H कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। एंड देयरफॉर इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की तरफ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिसे हम लोग नाम दे सकते हैं थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। नाउ ये एलिमेंट के लिए दे सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए दे सकते हैं, कंपाउंड के लिए दे सकते हैं, इनफैक्ट सब्सटेंस के लिए दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये डिफाइन करा सकते हैं। अगर आप लोगों को थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट देना है तो इट इज़ नथिंग बट द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विच इज मोर स्टेबल at a pressure of 1 bar, at a pressure of 1 bar and a temperature of 298 Kelvin, that is what 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि अगर कोई सब्सटेंस को हम लोग उसका स्टैंडर्ड स्टेट रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तो इसका मतलब उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार का होना चाहिए। वो कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। एंड अगर आप लोग अमाउंट की बात करते हैं तो उसका अमाउंट क्या होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। अगर कभी सॉल्यूशन की आप बात करते हैं तो सॉल्यूशन अगर है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। गैस अगर है तो हम लोग काउंट करेंगे, उसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस को देखिए तो हाइड्रोजन गैस का ये हो गया स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब अगर किसी ने कहा कि ये जो गैस है इसका प्रेशर है 1 बार, बराबर है, मतलब इसकी क्वांटिटी भी आ गई, क्योंकि गैसेस को हम लोग काउंट करते हैं उनके वॉल्यूम में या फिर उनके पार्शियल प्रेशर्स में। तो 1 बार का प्रेशर है एंड टेम्परेचर अगर आप लोगों ने रख दिया 298 केल्विन, तो ऐसे केस में ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे ये देखिए नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग किसी कंपाउंड की बात करें तो ये देखिए, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। नाउ C2H5OH इथेनॉल, देखिए ये कौन सा स्टेट में है? लिक्विड में है। तो ये क्या हो गया? इनका स्टैंडर्ड स्टेट। सोडियम का ये स्टैंडर्ड स्टेट हो गया, ये आयरन का स्टैंडर्ड स्टेट हो गया, ये क्या हो गया? कैल्शियम का स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। तो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या? मतलब ऐसे स्टेट ऑफ द सब्सटेंस जहां पर वो आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलना चाहिए। कब? व्हेन द टेम्परेचर इज ऑफ 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना? 1 बार का। अगर सॉल्यूशन है, क्वांटिटी कितनी लेंगे? 1 मोल। अगर सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे और वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये आप लोगों को स्टैंडर्ड स्टेट में दिखेंगे, तब हम लोगों को उस रिएक्शन में होने वाली जो एंथैल्पी चेंज है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which all the reactants and products involved are in their standard state, देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी। एक रिएक्शन होगी, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोग उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने रिएक्शन को स्टैंडर्ड स्टेट में कैरी आउट किया, तो स्टैंडर्ड स्टेट में कैरी आउट करने का मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जो एंथैल्पी चेंज होगी, उस एंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा RH0। हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया था? सिंपली डेल्टा RH से रिप्रेजेंट किया था।
तो ये होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देन इसके बाद हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की तरफ जाना है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को एक और कंसेप्ट समझना है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जो आप लोगों को दिखेगा कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के टर्म में वो बराबर बैलेंस है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट बराबर मेंशन है, एंड उस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी बराबर होने चाहिए। एंड उस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जो होती है वो भी बराबर तरीके से रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जो आपको पूरी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बराबर है, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट एंड द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स इन द रिएक्शन, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कैसे? से फॉर एग्जांपल मेरे पास है कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन गैस का जब कंबस्शन होता है तो हमें जो रिएक्शन मिलती है वो रिएक्शन कुछ ऐसे मिल जाती है। देखिए इससे अगर हम लोग देखते हैं तो इस इक्वेशन को देखिए, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बराबर है? बराबर है, जी हाँ। रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स एंड प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट बैलेंस है, जी हाँ बैलेंस है। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, देखिए अगर सॉलिड है तो हम लोग फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करते बाय एस, अगर लिक्विड है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय एल, एंड अगर गैसियस स्टेट प्रेजेंट है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय जी। ये इनके फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट कराने का तरीका। तो ये ऐसा इक्वेशन है आपके सामने जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उनके फिजिकल स्टेट में दिख रहे हैं, इनके कोएफिशिएंट्स बराबर बैलेंस है, एंड ये सब होने के बाद आप लोगों को दिखता है कि इस रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी चेंज होती है। तो ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आया इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराया या डिवाइड कराया बाय किसी फ्रैक्शन अमाउंट से, बाय अमाउंट से, तो ऐसे केस में ये वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा आर एच जीरो की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप लोग रिएक्शन को रिवर्स कराते हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? रिएक्शन जब पूरी रिवर्स होगी तो डेल्टा आर एच जीरो की वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स कराते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एंडोथर्मिक बन जाएगा। जैसे ये एक्सोथर्मिक दिख रहा है, इसका रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो ये क्लियर है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एफ एच जीरो। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला तरीका दे रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देन एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी हो सकती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि रिएक्शन जब होती है तो कुछ फॉर्म होगा, या फिर ऑक्सीडेशन अगर है तो उसे हम लोग कंबशन कह देंगे। तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मैंने कैसे लिखा है, कैसे डिफाइन किया है? द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements also in their standard state। मतलब क्या? जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा उसके स्टैंडर्ड स्टेट में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से मिलकर, और वो एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए? उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे आप लोग कहते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन एक बार फिर से, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements also
इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। मीथेन का फॉर्मेशन ऐसे दिखाया जाता है, देखिए 1 मोल मीथेन बना, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग तरीके से बनता, अलग रिएक्शन में प्रोडक्ट आता तो नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना हुआ है। हाँ, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है और ये भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन में जो डेल्टा H है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा RH0 बन जाएगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा FH0, एंड ये होता है -74.8 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या कि 1 मोल मीथेन जब बनता है तो इतनी हीट रिलीज होती है, एंड ये जो हीट रिलीज हुई इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीथेन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अब चलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है ये समझने के लिए। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा CH0। देखिए डेफिनेशन जो है वो तो हम लोग समझेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सर कंबशन मतलब पता है, तो कंबशन की रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज होगा क्या, हाँ होगा। एंड अगर कंबशन की रिएक्शन मैंने करा दी तो वहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। देखिए क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। 1 मोल कंपाउंड उसके स्टैंडर्ड स्टेट में जब रहेगा, जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मतलब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो है। देखिए एग्जांपल C2H2, ये क्या है, एसिटिलीन गैस। इसका जब कंबशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिल रहा है ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ H2O। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है रिएक्शन में उसे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि 1 मोल है एंड स्टैंडर्ड स्टेट में भी है। तो ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो कि होता है -1300 किलो जूल का। नाउ हम लोग इन स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की कैलकुलेशन की तरफ अगर देखें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब छोटी सी हेडिंग आ गई कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको कैलकुलेट करानी है तो हम लोग कर सकते हैं। कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज करिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज A मोल्स ऑफ A कंबाइंस विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ द D। बराबर है, ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ ऐसे, दैट इज सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा C इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ C प्लस D इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसकी, दैट इज A इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो ये देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस का इस्तेमाल करके हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं देखते हैं। हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं, चेक करते हैं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ इथेन
प्लस 7 ऑफ O2, मतलब इथेन का कंबशन दिया है, 4 मोल CO2 बन रहे हैं, 6 मोल वाटर बन रहे हैं। आपके पास गिवन डाटा क्या है, डेल्टा FH0 ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो भी स्टैंडर्ड, तो कितना है -393.5 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है, तो -285.8 किलो जूल पर मोल। एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कितना है, तो -84.9 किलो जूल पर मोल। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो आपको एक चीज़ पता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। पढ़ा है हम लोगों ने ये फॉर्मूला, तो बराबर इन्हें रखिए। तो जरा अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड ये मल्टीप्लाइड बाय क्या है 4 है, प्लस क्या बना वाटर कितना 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लेंगे H2O लेंगे, माइनस, इसे मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है, माइनस अगर हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को देखें इथेन के, तो ये 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन C2H6 लेना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर है माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 लेना पड़ेगा। अब आपके पास वैल्यूज है, तो ये कितना है 4 इंटू -393.5 है, प्लस 6 इंटू -285.8 है, ये हो गया एक ब्रैकेट, माइनस 2 इंटू ये कितना है, तो -84.9 है, माइनस 0, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये कितना रहेगा 0 रहेगा। तो आप लोग इसे सॉल्व करके देखिए, इसे जब आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर जो है ये मिलता है -3119 किलो जूल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये आती है इतनी। अब इस क्वेश्चन को चेक करिए, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन of methane if delta FH0 of CH4 is -74.8 kilojoule per mole, delta FH0 of CO2 -393.5 kilojoule and delta FH0 of water it is -285.8 kilojoule per mole। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो डेल्टा CH0 ऑफ द मीथेन कंबशन, बराबर है, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो पहले तो कंबशन की रिएक्शन बतानी पड़ेगी। द कंबशन ऑफ CH4 इज गिवन एज, कैसे देंगे आप लोग सोचिए, इसका कंबशन कराना है, ये है गैस, तो किसके साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोकार्बन है, क्या देता है CO2 देता है एंड H2O देगा, कितना ट्वाइस देगा, तो ऑक्सीजन कितना लगेगा ट्वाइस लगेगा। आपको ये फाइंड आउट करके देना है, राइट, ये वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पर डेल्टा RH0 ये क्या बन गया डेल्टा CH0। तो ऐसे केस में आपके पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट रिएक्टेंट्स। तो अब देखिए क्या है आपके पास प्रोडक्ट, तो CO2 है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये एक ब्रैकेट हो गया प्रोडक्ट के लिए, माइनस रिएक्टेंट को देखिए दैट इज डेल्टा FH0 ऑफ द CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ द O2 है। तो ये वैल्यूज आपके पास है, ये कितना है, इसका कोएफिशिएंट हम लोगों ने रख दिया एक ही है, तो ये हो जाएगा -393.5 प्लस 2 इंटू -285.8 माइनस दैट इज ये कितना है CH4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज -74.8 प्लस 2 इंटू 0,
इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना रहेगा 0। तो करिए तो कैलकुलेट, अगर आप लोग ये कैलकुलेट करके देखें तो आपका आंसर कितना आता है, ये आता है -890.3 किलो जूल। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है, होप सो कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए मैं देता हूँ ये होमवर्क।